एसएचएम, बेसिक्स आपका एसएचएम में क्या होता है वो चीज़ आपने डिस्कस कर लिया था, हो गया था ना। एसएचएम क्या होता है, अपने टाइप्स कैसे हम लोग दिखाया था, मोशन जो होते हैं आपने 3 कैटेगरी में पीरियोडिक पढ़ लिया था, ऑसिलेटरी पढ़ लिया था। एसएचएम के बारे में क्या क्वेश्चन होता है वो चीज़ आपको डिस्क्राइब कर दी गई थी, हो गया था। तो इतना चीज़ आपने पहले ही कर लिया था। आपने वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इक्वेशन भी कर लिया था, हो गया था। एक आधे टर्स पे क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक, तब फिर देखा जाता है। चलो क्वेश्चन अगर आपको दिया गया होता है, वाई की वैल्यू आपको दी गई है, आपको यहाँ से फाइंड करना है, ठीक। वाई वैल्यू आपको दी गई है 10 sin 200 पाई, 10 sin 200 पाई आपको दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया गया है, तो आप पार्ट के लिए एसएचएम कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वाई वैल्यू 10 sin 200 पाई आपको फाइंड करना है। इट्स क्या, वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी आपको किसी टाइप का डिस्प्लेसमेंट आपको दी गई है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दिया है, यहाँ से इसको कंपेयर करके आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या क्या फाइंड करना है बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। शुरू हो जाइए। y = 10 sin 200 पाई है, ठीक। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी जो आपकी होगी, अगर ये पार्ट के लिए ऐसे एक्सक्लूड कर रहा है, ऐसे को आपका क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको दिया गया है, तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी उस पार्टिकल की, ये आपको निकालना है बेटा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। निकालिए, बैठे क्यों हैं बेटा, पेन चाहिए, कोई पेन नहीं लाया है बेटा, फिर लेकिन मुझे दे देना, हमारे पास एक ही पेन है, हाँ ले लो। अच्छा, हम लोग का पेन गायब हो जाता है, गायब होने का सेंस क्या है, किसी दिया गया फिर रह जाता है, अच्छा वो ले ली तुम्हारा, ऐसे ही होता है बेटा। वाई का 10 sin 200 पाई बोला गया है, यहाँ से आपको वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। जिस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है उस पोजीशन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर आप निकालना चाहते हो। जल्दी करो, या कहिएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम डिपेंडेंट दे दें, ऐसे कर लीजिए। नहीं इसमें ऐसे करें, फाइंड करें, दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हो उसके लिए आप यहाँ से फाइंड करो, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर ऐसे करो, टेबल सी एंगुलर टेबल वो निकालो। एम्पलीट्यूड क्या है डिस्प्लेसमेंट का, और क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये दो निकाल लीजिए, फिर आगे बताते हैं। क्वेश्चन बुक लाया है कोई, क्वेश्चन बुक है, जल्दी करिए। वेलोसिटी पहले फाइंड करवा के वेलोसिटी वेलोसिटी
टाइम पे आपका क्वेश्चन है दैट स्टैंड, तो इस टाइम पे आपको दिया गया लोकेशन, इस स्टैंड की वेलोसिटी क्या होती है निकाल लेंगे, ठीक निकाल लेंगे। लास्ट 2000 आ गई। एम्पलीट्यूड एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिना उसमें निकाले वेलोसिटी कैसे निकलेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वेलोसिटी कैसे मिल जाएगी, जल्दी कर बेटा, टाइम कम है। देखो इस इक्वेशन को हम करेंगे y इक्वल टू अपन पे a sin ओमेगा t पढ़ते हैं ना, a sin ओमेगा इंटू t, ठीक, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू m इंटू t या 2 पाई n जो भी आपने पढ़ा है, ठीक, 2 पाई n इंटू t, ठीक। देखो कंडीशन क्या दिया गया है, हमें पाई यानी कि इसको थोड़ा सीक्वेंस निकालने हैं, 2nt इंटू पाई, 2 पाई इंटू t होता है ना, 2nt इंटू क्या पाई, 2nt इंटू पाई, इसकी वैल्यू 2 पाई n, ये वैल्यू हमें क्या किया गया है, ये वैल्यू, ठीक। तो इस केस में इसके तुलना इससे कर लो, कंपेयर कर लो, ठीक। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन फर्स्ट बना लो, इसका सेकंड बना लो, कंपेयरिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग क्वेश्चन क्या फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करके ए की वैल्यू जो होगी कितनी आ जाएगी 10, ठीक। तो ए जो है एम्पलीट्यूड और स्मॉल ए से लिखा है, कैपिटल ए से लिखा है, तो ए की वैल्यू आपकी आ गई 10, ठीक। 2 पाई n 2n इंटू टी, इसकी वैल्यू आ गई 200, कितनी आ गई 200 के बराबर आ गया, कितने बराबर आ गया 200 के बराबर, तो n इंटू टी की वैल्यू 200 में आ गई, ठीक। तो यहाँ से अगर टी की वैल्यू आप निकालोगे तो 200 अपॉन कितना 2n हो जाएगा, हो गया ना। तो इस केस में और वो ये जो हमारा होता है यहाँ से करेंगे 2 पाई n, 2 पाई इंटू n जो होता है वो ओमेगा के बराबर होता है, 2 पाई इंटू n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो उसे हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हमें यहाँ निकालना क्या था, ठीक, किसकी वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो 2 ओमेगा की वैल्यू आएगी 2 पाई इंटू n, और ये हमारा टाइम दिया गया है, ठीक। तो इसकी वैल्यू जो हो गई, तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो अगर आपको n की वैल्यू निकालनी तो t भी अननोन है ना, अब t यहाँ में देना पड़ेगा, t यहाँ पे भी अननोन दिया गया है, अननोन है अननोन नहीं है, ठीक। तो उस केस में आप ऐसे कर लीजिए, क्योंकि n और t दोनों अननोन फैक्टर है, एक फैक्टर यहीं पे लिखे ना, एक फ्रीक्वेंसी ये बन जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी विल बी 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी के वैल्यू आपको 50 हर्ट्ज दे दिया गया है, तो उसको कभी हम निकाल पाएंगे, ठीक। तो ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे 2 पाई इंटू n की वैल्यू 50 हो गया, यानी कि 100 पाई के बराबर हो गया ओमेगा, ठीक। और यहाँ साइन ओमेगा टी होता है, तो इसका मतलब टाइम की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 मिल जाएगी, ठीक। यहाँ पे ओमेगा इंटू टी की वैल्यू आपका 200 है, ठीक है, सिंस ओमेगा इंटू टी इक्वल टू 200, ठीक, 200 पाई है, और टी बराबर होगा 200 पाई अपॉन कितना, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है, 100 से काटोगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक। तो टाइम इंटरवल आपका 2 सेकंड मिला, उस समय हमें निकालना था। अब करना क्या था हमें बेटा, निकालना है क्या वेलोसिटी, और वेलोसिटी का क्वेश्चन पढ़ा था v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा इंटू टी, पढ़ा है ना, a ओमेगा cos ओमेगा टी हो जाएगा, जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे a की वैल्यू क्या निकाला, ओमेगा की वैल्यू हमारी आई 100 पाई इंटू cos ओमेगा 100 पाई इंटू टी की वैल्यू कितना है 200, तो ही है, ये हो गया 1000 पाई
इंटू कास 200 इंटू पाई। पाई मतलब कितना 180 और कास 180 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो वो कंडीशन सभी के लिए वैल्यू 180 कितनी आ जाएगी। ठीक है, उतना ही रहेगा। तो वैल्यू जो आपके v की मिलेगी यहाँ पे 100 इंटू पाई क्या आ जाएगा बराबर हो जाता है। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे कि जो वैल्यू होती है वहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब जैसे डाटा कैलकुलेटर रहता है तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाती है, तो ऐसे रफली बोला जाता है तो कभी सेट होता है कभी सेट नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपकी होती है, यहाँ से निकालने का तरीका ये है बेटा, इस तरह से आप निकाल देते हैं। ठीक है, नोट करा, नोट कहीं आगे बोले, जल्दी करो। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। हो गया, आगे लिखिएगा। ये पार्टिकल विच एक्सिक्यूट SHM, ये पार्टिकल विच एक्सिक्यूट SHM, ठीक, having angular frequency 50 एंगुलर फ्रीक्वेंसी 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, लिखिएगा। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ SHM is ठीक, देखिए 4 सेंटीमीटर and at a given stand its displacement is किसी स्टैंड पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, एट ए गिवन स्टैंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन। हो गया, देन डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट स्टैंड। उस स्टैंड पे बेटा उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो चीज़ हमें डिटरमाइन करना है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दैट स्टैंड, हो जाएगा। लिया, जल्दी करिए और नेक्स्ट रीडिंग करिएगा। कुछ आया किसी का?
v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, याद करिए, पढ़ा था ना, पढ़ा था। v इक्वल टू क्या आपको बताया गया था, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कितना वाई स्क्वायर, पढ़ा था। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी, यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है बेटा। कितना रेडियन पर सेकंड दिया है, 50 दिया गया है। 50 अंडर रूट एम्पलीट्यूड 4 का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट 2 का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया 50 इंटू रूट 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 इक्वल टू हो गया 12, 50 रूट कितना 12 आया, ठीक। उस कंडीशन में 12 का वैसे होता है, अगर ऐसा सिंपल कंडीशन नहीं बन रही हो, चलिए उसे निकालिए। 12 का रूट कितना आएगा बेटा, अगर 16 होता तो आ जाता 4, सही पॉइंट कितना आएगा, देखिए जो आप लेते हैं 16 का अगर आप रूट फाइंड आउट करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, तो 3 पॉइंट क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली जब हम लोग लेते हैं रूट कितना बेटा, थ्री 3.46 अप्रॉक्सीमेटली आएगा, कितना 3.46 इन अबाउट आपका आता है। अगर रूट हम लोग 12 की बात करते हैं तो रूट 12 की जो वैल्यू आती है 3.46 अप्रॉक्सीमेटली आता है। तो यहाँ से रख लेंगे, फिर जैसे 16 होता तो 4 ले लेते हैं, 9 होता तो 3 आता, तो 3.46 अप्रॉक्सीमेटली आता है, ठीक। तो यहाँ से 12 करोगे तो 0, 5 6 30 बचा पाती है, 5 4 23, 5 2 50 इंटू 70, ठीक। डेसिमल हो गया तो 2 डिजिट पे, यानी इतना, ठीक। क्या आएगा वेलोसिटी, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में मिलेगा बेटा, ये सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर 100 से डिवाइड कर दिया जाए तो 1.73 मीटर क्या हो जाएगा पर सेकंड। मतलब उस इंस्टेंट पे जब उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर है और एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर था, तो उस केस में वेलोसिटी 1.73 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, हीटिंग करेंगे, नोट कर लीजिएगा नहीं हुआ हो। बोले एनर्जी इन एसएचएम, नेक्स्ट हीटिंग करेंगे बेटा, एनर्जी इन एसएचएम। देखो, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम का रहा तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है, ठीक। पोजीशन और वेलोसिटी क्या होगा, टाइम के साथ वेरी करेगा, टाइम के साथ वेलोसिटी और पोजीशन दोनों हमारे चेंज होते रहते हैं। तो जब टाइम के साथ वेलोसिटी और पोजीशन दोनों आपकी चेंज हो रही हैं, तो उस केस में जैसे जैसे पार्टिकल्स क्या करेगा, मूव करेगा, मेन पोजीशन 16 की तरफ जाएगा, उसकी डिस्टेंस मेन पोजीशन से बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। ऑन मूविंग फ्रॉम कहाँ से मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी क्या डिक्रीजेस। एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, द एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम विल बी इन द फॉर्म ऑफ ओनली पोटेंशियल एनर्जी एंड एट मीन पोजीशन द एनर्जी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल के फॉर्म में पाया जाता है और मीन पोजीशन पे काइनेटिक के फॉर्म में पाया जाएगा। बीच में जितने पॉइंट होंगे वहाँ काइनेटिक एंड पोटेंशियल बोथ, काइनेटिक एंड क्या पोटेंशियल बोथ फॉर्म में आपका पाया जाएगा। तो जो एनर्जी आपकी एग्जिस्ट करती है किसी पार्टिकल में, वो अगर इस एसएचएम कर रहा है तो एक काइनेटिक होगा, दूसरा पोटेंशियल होगा। रिलेशन क्या होता है, चूँकि बहुत डिटेल अब समय का टाइम नहीं है, तो लिखिएगा क्या लिखा बेटा, एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम। पहले लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी in a particle during SHM
during SHM is due to displacement of the particle from its mean position. Displacement of the particle from its mean position. Displacement of the particle from its mean position. And it is, यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, it is given by relation. देखो वैसे जब लिखते हैं बेटा u की वैल्यू हो जाती है इंडिकेट करके हम लोग क्या निकालते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। वाई आपका डिस्प्लेसमेंट है और आप जानते हो वाई का जो ए साइन ओमेगा टी होता है, तो उसके टर्म में लिखेंगे अगर आपको ये हो जाता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा टी के बराबर होता है। तो एक रिलेशन हो गया वाई का टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक, यहाँ से वाई का टू में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। एक रिलेशन ये होता है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपने 1 पढ़ा है तो उसी को दूसरे फॉर्म में जब मॉडिफाई कर लेते हैं कॉस के टर्म में तो वाई इक्वल टू क्या हो जाता है, ठीक, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को आपने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी के टर्म में एक रिलेशन बनाया जाता है। तो वहाँ पे जब आपका साइन स्क्वायर क्या थीटा की जगह पे ओमेगा टी की जगह लिख लेते हैं हम लोग 1/2 इंटू 1 माइनस साइन 2 ओमेगा टी एस कॉस 2 ओमेगा टी, तो उसके टर्म में लेते हैं। तो यही आपका रिलेशन इसके टर्म में भी क्वेश्चन के पूछा गया है। तो देखो हाफ की जगह पे क्या होगा 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा। इस रिलेशन पे भी हमें फार्मूला पूछे, इस फार्मूले में भी आपको क्वेश्चन क्या किया गया है पुटअप किया गया, तो उस फॉर्म में भी कर लीजिए कॉस 2 ओमेगा इंटू टी, ठीक। तो नोट कर लीजिए पोटेंशियल एनर्जी होता है पार्टिकल का अगर वो एसएचएम कर रहा है तो पोटेंशियल ऑफ द पार्टिकल एक्सक्लूडिंग एसएचएम, ठीक। एक सबसे कॉमन हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई हो गया मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हो गया एम्पलीट्यूड के टर्म में लिख दिया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी कॉस स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे तो साइन 2 थीटा के टर्म में तो वही हाफ नीचे आ जाएगा और कॉस 2 ओमेगा टी के आउट टर्म में, क्योंकि इस पर फार्मूला डिस्प्ले क्वेश्चन डिजाइन किया गया तो इसलिए यहाँ नोट कर लिया जा रहा है, अदरवाइज बहुत डायरेक्ट रूल नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा हमारा कौन सी एनर्जी पोटेंशियल। अब बोला जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कहाँ होगी पोटेंशियल एक्सट्रीम, जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम ऐसे मान लो ये भी, ठीक, यहाँ से आपका मान लो यहाँ तक जा रहा है, ये मान लो इसका एक्सट्रीम हम लोग मान रहे हैं, ठीक, ये एक्सट्रीम पोजीशन से पे है। तो जब मीन से आप एक्सट्रीम पे पहुँचोगे ना तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा मैक्सिमम होता है, और एसएचएम में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके एम्पलीट्यूड के बराबर माना जाता है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा कि बोला जाता है एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम दूरी होगा एक्सट्रीम पोजीशन, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उस कंडीशन में क्या y इंटू ए हो जाता है, y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा a के बराबर। तो इस फार्मूले में जब ये तो u मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन। और जब मीन पोजीशन पे लेंगे यहीं लिखना है एट एक्सट्रीम पोजीशन इक्वल, दूसरा होगा एट मीन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन पे आप लेते हो तो y की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप 0 लेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यू मिनिमम, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 0। मीन पोजीशन पे जो हमारा क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक। दूसरा लिखेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी देखो कोई भी पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी तभी होगा जब पार्टिकल आपका एसएचएम करेगा, क्या करेगा, अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर वो एसएचएम नहीं कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी 0।
कोई भी पार्टिकल है अगर वो SHM कर रहा है तब तो काइनेटिक एनर्जी होगा, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो लिख लीजिएगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए particle during SHM is due to काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन SHM इज क्या लिखा बेटा, ड्यू टू क्या, इट्स वेलोसिटी, हो गया। और हम लोग लिखते हैं क्योंकि वेलोसिटी जो आपकी होती थी 12mv², काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं 12mv² के बराबर लिखते हैं बेटा। तो यहाँ से दिखाएंगे काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो Ke = 12mv² होता है, और B = हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ω√a² - y² पढ़ा था ना, ठीक। तो उसकी जगह पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए B की जगह पर ω√a² - y², ये वैल्यू हो जाएगी Ke = 12m, V की जगह पर हो गया कितना, ω√a² - पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया ना, a² + y² का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे बेटा तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मिल गया 12m ω² इनटू ब्रैकेट में क्या a² - y²। एक रिलेशन हम लोग इसके बेस पे बना लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी 12m ω² a² ब्रैकेट में a² - y²। तो यहाँ से एक रिलेशन आपका बन जाता है क्योंकि V की वैल्यू ω√a² - y² होता है। अगर नहीं याद आएगा तो यहाँ पे लिख लेना, सिर्फ V = कितना होता है, ω√a² - y² के बराबर होता है। तो उसके बेस पे आप यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं तो वैल्यू में ये मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे बेटा हम लोग मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे बात किया था, तो जब मीन पोजीशन पे लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो काइनेटिक 12m ω² × a² के बराबर होगा। एक्सट्रीम पे लेंगे तो क्या y की वैल्यू 0 या वो a के बराबर हो जाएगा। जब a के बराबर होगा तो k की वैल्यू 12m ω² a² - a² मतलब 0, तो टोटल 0। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एट मीन पोजीशन पे जो वैल्यू हमें मिलेगा बेटा, ठीक है, y की वैल्यू क्या होती है, 0। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0। और जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 मिलेगी तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 12m अरे 0 नहीं जी, ω² a² - 0², एक ए बचेगा ना स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी Ke = 12m ω² × a² की मैक्सिमम है बेटा 0। अरे जब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है ना, तो मीन पोजीशन पे वो केवल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ठीक। और जब हम लोग एक्सट्रीम पे जाएंगे जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे एक्सट्रीम पे मैक्सिमम था, मीन पे 0, यहाँ पे मीन पे मैक्सिमम होगा और एक्सट्रीम पे 0 हो जाएगा, जस्ट उल्टा होता है। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे तो y = कितना हो जाएगा, a, y a के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू मिलेगी 12m ω² a² - a², ठीक। a² - a² मतलब क्या हो गया, 0। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाएगी। एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0, पोटेंशियल मैक्सिमम, मीन पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक मैक्सिमम। ये केस आपका होता है। और टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या होता है, दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे सभी बना लो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे नोट कर लिया, जल्दी करिएगा। देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी
ठीक। तो कंडीशन क्या बनेगा, अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी की आप बात करते हो तो कंडीशन क्या बनेगा, टोटल अगर मैकेनिकल एनर्जी की आप बात करोगे तो क्या कंडीशन होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कर जोड़ ऐड कर देंगे। देखो टोटल एनर्जी बेटा काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के बराबर हुआ, कि मैकेनिकल फॉर्म में हम लोग यहाँ स्टडी काइनेटिक और पोटेंशियल बताते हैं। तो टोटल एनर्जी जो होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी जो आपकी आएगी, टोटल एनर्जी इसकी वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना, पोटेंशियल, ये दोनों होता है। देखो काइनेटिक का बेसिक जो रिलेशन हमने पढ़ा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, को बेसिक फार्मूला काइनेटिक का ये आपने पढ़ा, ठीक। ब्रैकेट में कितना ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर, ठीक। बेसिक से हम लोग निकालते हैं, ठीक। ये हो जाएगा प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर। बेटा इसलिए तो ओपन करोगे इस ब्रैकेट को आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस हाफ एम क्या ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर, और ये है प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर। ये दोनों प्लस माइनस फैक्टर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू टोटल एनर्जी जो मिलेगी की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसकी जो वैल्यू होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर के क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसकी बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि टोटल जो एनर्जी होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे होगा यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हो जाएगा। चलिए तो ये तो कंडीशन आपका हो गया टोटल एनर्जी। अब हमको कभी कभी बेटा इस पर ग्राफ पूछा जाता है, काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल एनर्जी के बीच में अगर हम लोग ग्राफ निकालते हैं या किस पोजीशन पे कैसे चेंजेज आएंगे। तो एक्सट्रीम वाला पोजीशन आपको बता दिया, मेन पोजीशन बता दिया। एक कंडीशन बोला जाता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा हाफ एम्पलीट्यूड हो, उस कंडीशन में कौन सा किस फॉर्म में एनर्जी होगा, ठीक है। और हम लोग ग्राफिकली कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। देखो अगर आपका एनर्जी ग्राफ को बनाते हैं, इधर इरेज कर दें, नोट हो गया है। अगर एनर्जी ग्राफ आप बनाते हो, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, तो जब आप मेन पोजीशन पे होते हो, अभी आपको बोला गया उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है, जब आपके मेन पोजीशन पे होते हैं उसके पास कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है, पोटेंशियल। और स्टीम पे होगा तब सही बोल रहे हो आप, सही बता रहे हो सर। ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक। इसका ये मेन पोजीशन है, इधर से मालूम है यहाँ प्लस ए है और ये माइनस ए है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है और ये एनर्जी है, ये एनर्जी एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस हम लोगों ने दिखाया। इधर से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होते हैं, ये इधर जाओगे तो पॉजिटिव में मिलेगा, इधर आएंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। बोला जा रहा है कि अगर बेटा हम लोग डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन यानी कि एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ ड्रा किया जाए, एनर्जी और किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर ग्राफ ड्रा करिए तो कैसा मिलेगा आपको बताना है, फिर हम बना दे रहे हैं इनमें से दो। ये है दो ग्राफ दिया गया, इनमें से आपको बताना मालूम हमने फर्स्ट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये इनमें से फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये बताना आपको। ग्रीन वाला है ये पोटेंशियल एनर्जी का है, रेड वाला है काइनेटिक। देखो मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी लिख लेते हैं। यहाँ वाई इक्वल टू प्लस ये है, यहाँ पे वाई इक्वल टू माइनस ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है,
ये हमारा एनर्जी डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी के बीच में हम लोगों ने ग्राफ कर दिया है। जो मीन पोजीशन पे होता है आपको बोला वेलोसिटी उस समय मैक्सिमम मिलेगी। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी क्या मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे टोटल जो एनर्जी होता है आपको लिखा है अपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पाया जाता है, और जब स्टेट पे पहुंचेगा तो वो पोटेंशियल के फॉर्म में पाया जाएगा। इसका मतलब जो रेड कलर से फर्स्ट ग्राफ है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, काइनेटिक एनर्जी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। मीन पे मैक्सिमम स्टेट यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ है, और सेकेंड वाला जो है ये कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मीन पे 0 होता है, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है, तो ये सेकंड ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, सेकंड वाला पोटेंशियल मीन और क्या फर्स्ट वाला काइनेटिक, और ये हमारा टोटल एनर्जी है जो ऊपर आपकी लाइन रखी गई है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल काइनेटिक प्लस काइनेटिक का सम जो होता है टोटल। एक चीज देखेंगे, ये दोनों एनर्जी जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया है ना बेटा, एक पोजीशन आपको ऐसी मिल रही है जहां पे दोनों की एनर्जी बराबर काइनेटिक और पोटेंशियल, यानी इस पोजीशन पे अगर टोटल एनर्जी E है, ये टोटल एनर्जी आपने E दिखाया है, अगर टोटल एनर्जी को E से दिखा तो इस पोजीशन पे जो एनर्जी है वो E/2 के बराबर है, E/2 के बराबर। तो पूछा जाता है जिस पोजीशन पे एनर्जी की वैल्यू E/2 के बराबर है, ठीक, कितना है, हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल, यानी कि दोनों एनर्जी इक्वल क्वांटिटी में है, उस पोजीशन पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से है वो क्या होगा, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। क्या डायग्राम में ऐसा दिख रहा है, क्या मैच करा के देखिए, क्या डायग्राम में ऐसा दिख रहा है कि हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये पोजीशन है, इस पोजीशन ये डिस्प्लेसमेंट पॉइंट आपको मिलेगा, ये आपका वो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में बराबर है। तो क्या ये इस डिस्टेंस के आधे पे दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा साहब। तो जिस पोजीशन पे आपका क्या वैल्यू होती है, जब काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होता है, वो जो डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट का /√2 टाइम्स होता है। तो यहीं पे आप दिखा दीजिएगा, ये जो पोजीशन है ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्लस a/√2 है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है y की वैल्यू माइनस a/, कितना है √2, मतलब एट y इक्वल टू, यही देंगे बढ़िया कलम लिखना, एट y इक्वल टू प्लस माइनस a/√2 प्लस माइनस a/√2 पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम होगी, और ये टोटल एनर्जी के हाफ के बराबर हो जाएगा। बराबर हो गया तो इसका मतलब आधा हो जाएगा ना, ये बराबर टोटल एनर्जी का कितना हो जाएगा। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में यही होता है, जैसे इन्होंने आंसर दिया कि जब वो दोनों बराबर होगा तो आपका क्या मीन को आधे पे रहेगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हाफ नहीं होता है, कितना होता है 1/2 होता है। और जब डिस्प्लेसमेंट हाफ होता है, हाफ देखो अगर डायग्राम में बनाए तो हाफ हमें कहीं यहाँ मिलेगा, देखो लगभग ये हाफ मिलेगा ना, अप्रॉक्सीमेटली ये हाफ आपको मिल रहा है। अगर आप ध्यान देंगे डायग्राम को देखिए ध्यान से, ये दो टोटल दूरी का अगर आधा मिलाएंगे तो हमें ये पोजीशन मिल रही है ना, ये पोजीशन O है, जब यहाँ y की वैल्यू a/2 है, ठीक है, y की वैल्यू क्या है, इधर प्लस a/2 है, इधर माइनस a/2 है। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक वाला जाते हैं, पोटेंशियल जाते हैं, काइनेटिक पे वैल्यू ज़्यादा होती है, वो भी 3/4 टाइम्स होता है टोटल एनर्जी का, और पोटेंशियल इस पोजीशन पे 1/4 टाइम्स होता है, क्योंकि दोनों का सम तो E के बराबर ही होगा ना। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट करिएगा, इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक, एट y इक्वल टू प्लस माइनस a/2, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट a/2 लेते हैं उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखा लेते हैं, इसकी वैल्यू बेटा E/4 होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी होगा के से जो दिखा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो 3E/4 के बराबर। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से ग्राफ से यही पॉइंट पूछा जाता है, ठीक।
जब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं तो वहाँ से यही पॉइंट डिज़ाइन होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कब कितना होगा। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट हाफ ले लेते हैं एम्पलीट्यूड का, तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ लेने पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी होगा, पोटेंशियल की वैल्यू E/4 हो जाएगा, 1/4 होता है टोटल एनर्जी का। और जब हम लोग दोनों इक्वल लेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है वो A/√2 के बराबर होता है। ठीक, किसके बराबर हो जाएगा? A/√2 के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, समझ गए? जल्दी करो बेटा। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है बेटा, ठीक है, तो कंप्लीट साइकिल के लिए उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है? ठीक, देखो हम लोग निकालते हैं बेटा, इंटीग्रेट करके लिमिट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का 0 से कहाँ है, टाइम का 0 से t तक। ठीक, तो उस केस में जब एवरेज वैल्यू निकाला जाता है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होती है 1/4 m⍵²A² के बराबर होता है। निकालने का तरीका जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे क्या करता है, इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से लेकर t की वैल्यू कहाँ तक, t तक। ठीक, t = 0 से लेकर t = t तक हम लोग इंटीग्रेट करके वैल्यू क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर चूँकि 60 में हमें करना है तो लीजिएगा एवरेज वैल्यू आपका लिखा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, यही लिखा है ना। देखिए द एवरेज वैल्यू ऑफ, अभी नहीं छाप पाई जी, अच्छा नीचे लिखो, द एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंप्लीट साइकिल, average value of potential energy for complete cycle is given by अगर वैसे इंटीग्रल को आप हम लिखेंगे u एवरेज की जो वैल्यू होती है 1/t इंटीग्रेशन 0 to t u into d, u 1/t इंटीग्रेट कर लो 0 to t u into dt, इसी की वैल्यू पुट करने से वैल्यू हमें मिलता है, क्योंकि टाइम कम है तो लिखते हैं हम उसका फार्मूला जो बनता है हाफ m⍵² into A² हाफ है 1/4 m⍵² 1/4 m⍵² into A²। ये एवरेज वैल्यू है कंप्लीट साइकिल, जो एवरेज वैल्यू है कंप्लीट साइकिल के लिए, इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 m⍵² into A²। आपके पड़ोसी लोग कहाँ गायब है बेटा? आज व्रत है, हाँ। तो माता जी कहाँ गए थे कि बेटा व्रत रहना था, तुम अपने काम छोड़ देना, बोली थी क्या? नहीं बोली थी ना, बोली थी जी। देखिए कर्म करते हुए धर्म को मानना चाहिए, धर्म के नाम पर कर्म छोड़ न देना ये अपराध है ना। कोई भी देवी देवता हमारे ये नहीं कहते कि आप अपने काम को छोड़ के हमारी सेवा करिए, वो कहते हैं आप अपने काम को निपटाइए, हमारे लिए भी थोड़ा सा समय अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो बेटा। ठीक, अब ऐसा नहीं आप व्रत रहिए 9 दिन क्या
फुलेस्ट, तो फिर कौन सा मतलब है? वो तो उनके जो वो हैं उनका तो क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है, ठीक है ना। देखो कभी भी हमारा कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि वो आप अपने कर्म को छोड़ दीजिए, आप उसको करते रहिए साइड में। आप जो हमारा होता है सुबह जैसे कोई 5 बजे जगता है तो 4:30 बजे जग जाओ, हमें उतना टाइम मिल जाएगा अपने पूजा पाठ के लिए। 5 बजे जगते हो तो 6 बजे जगते हो 5:30 बजे जग जाइए। ये नहीं कहते आप 6 बजे जगते हो तो 8 बजे जाइए, उसके बाद दिन भर हमारी पूजा करिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक। चलिए देखो, हमने सुना ना कर्म यही क्या है, तो जैसे भी हम लोग पूजा ही कर रहे हैं, तो अपनी देवियों से कह दो कि दोनों साथ में होना चाहिए, ठीक। देखिए अगला बेटा, एवरेज, नेक्स्ट देखो, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर कंप्लीट साइकिल। तो जब के एवरेज की वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो यहाँ भी वैसे हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। के इंटू डी टी 1/t इंटीग्रेशन 0 to t के इंटू डी टी। के एवरेज की वैल्यू निकालोगे तो 1/t इंटीग्रेशन 0 to t के इंटू डी टी। और यहाँ की वैल्यू हमारा इंटीग्रेट करने के लिए वही होता है, तो क्या होता है पोटेंशियल का वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू। ये आएगा हाफ, ये हम ओमेगा स्क्वायर कितना ये स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी दोनों की क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू दोनों की क्या हो जाएगा, सम के बराबर अगर निकालना चाहते हैं तो उसके बेस पर रख के आप निकाल सकते हैं, ओके बेटा। तो यहाँ पे देखो आपका एवरेज जो वैल्यू होती है काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों की वैल्यू सेम होती है, और ये टोटल एनर्जी की हाफ आपका क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि टोटल एनर्जी हाफ या में स्क्वायर लेते हैं हम लोग, तो उस एनर्जी के क्या होते हैं हाफ आपके बराबर होता है। तो नीचे लिख लीजिएगा, द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर कर लो, ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर आर इक्वल एंड ईच इक्वल टू, आर इक्वल आपस में दोनों बराबर होते हैं, एंड ईच इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। नीचे लिखेंगे के एवरेज इक्वल टू यू एवरेज, अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे के एवरेज के वैल्यू है, के एवरेज इक्वल टू यू एवरेज इक्वल टू, देखो वैल्यू हमारा टोटल है जिसकी हाफ है और वैल्यू आ रही है कितने, यहाँ पर बोलता है बेटा 1/4 है ओमेगा का बेस है, इसमें बोला भाई तो आ गया, तो इसकी वैल्यू और टोटल एनर्जी होती है हाफ है ओमेगा स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी का कितना है, आधा है। मतलब एवरेज जो वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए होता है वो टोटल एनर्जी के क्या होता है, हाफ आपके इक्वल होता है, ठीक। और यही वैल्यू हमने निकाला कितना 1/2 ओमेगा स्क्वायर, ये होता है कंप्लीट साइकिल के लिए कोई पार्टिकल सिस्टम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में टोटल एनर्जी जो आपकी होती है उसकी आधी होती है एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ठीक। हो जाएगा। तो ये केस आपका होता है बेटा, इसके बेस पर हम लोग दिखा लेते हैं कि टोटल वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल कितना होगा, काइनेटिक क्या होगा, वहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। अब थोड़ा सा आप समझ लो, आपको पढ़ाया था बेटा किसका, सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम टी इक्वल टू 2π√L क्या जी। तो पूछा जाता है जो टाइम पीरियड आपका सिंपल पेंडुलम का होता है वो किन किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करेगा, ठीक। तो लिख लीजिए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम लिखने में देखो पहले समझ लो बेटा, जो आइडियल हमारे पेंडुलम होते हैं, सिंपल पेंडुलम होते हैं, उनमें जो बॉब होता है उसकी साइज़ बहुत स्मॉलर होती है और हाईली डेंस होता है, मतलब उसका मास लार्ज होता है, साइज़ कैसी होती है, स्मॉल होती है। जो स्ट्रिंग लेते हैं धागा जिससे टांगा गया है, लटकाया गया है, वो नॉन स्ट्रेचेबल एंड मासलेस होना चाहिए,
मतलब वो लटकाने पे खींचे ना और मार्सलेस हो, अगर रोटेट करे ऐसा नहीं उसको खींच रहा है या लंबाई बार नहीं घंटे, तो मार्सलेस हो, नॉन स्ट्रेचेबल हो और बाप की मास लार्ज चाहिए बट उसकी साइज़ कैसी हो, स्मॉल चाहिए। ठीक, तो ऐसे को हम लोग कह लेते हैं एज ए आइडियल सिंपल पेंडुलम कह लेते हैं। ठीक, तो उस केस में आपको पहले ही बताया गया था कि यहाँ पर फैक्टर्स वगैरह पूछे जाते हैं। जब हम लोग फैक्टर्स की बात करेंगे लेंथ आपका सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है कितना है आपका एल। सिंपल पेंडुलम जो है उसकी लेंथ की वैल्यू हम लोग कितना लिएगा एल है, मास मान लो आपका एम है जो भी है। अब इसको अगर आप क्या कर रहे हैं, जब आपका पेंडुलम है उसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो ये यहाँ पे पोजीशन आपको देखने को मिलता है। तो पूछा जाता है जो पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की वैल्यू आपको बताया गया था, वो डिपेंड करता है किससे, T=2π√L/G। टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का हम लोग निकालते हैं, अगर यहाँ से निकाला जाए क्या रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, कल उस दिन जब स्टार्ट किया था आपको समझाया था। वेट कितना काम करेगा बेटा, पार्टिकल जो भी है पेंडुलम है उसका वेट कितना काम करेगा, देखो जो पार्टिकल का वेट हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, कहाँ काम करेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड, mg इसका डाउनवर्ड हो गया। ठीक, और इसमें टेंशन आप पर ही है, अगर ये एंगल मेन पोजीशन से एंगल मान लो थीटा बना है, तो यहाँ से जो दिखाएंगे ये एंगल अपोजिट है तो कैसे होंगे, बराबर होंगे। जो आपका क्या है, पानी आप दिखाओगे तो एंगल क्या होंगे आपके बराबर होंगे। mg के दो कंपोनेंट हम लोग ट्राई करेंगे बेटा, एक mg का टी के अपोजिट और दूसरा क्या होगा टूवर्ड सेंटर। ठीक, जब अपोजिट कंपोनेंट आप लेंगे तो एक इसके साथ पानी होगा, ये थीटा है, पानी में भी थीटा होगा तो इसकी वैल्यू होगी mg, और जो टूवर्ड सेंटर होगा इसकी वैल्यू है तो यहाँ पे mg sin थीटा जो होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स से काम करता है। किसका काम करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स से काम करेगा, जो उसे सेंटर की तरफ लाने की टेंडेंसी रखता है, यानी मेन पोजीशन की तरफ लाने की क्या होती है आपकी टेंडेंसी होती है। तो ये तो आपका हो गया, उससे हम लोग रिस्टोरिंग क्या फोर्स कह देते हैं। और जो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का होता है T=2π√L/G। जब हम लोग टाइम पीरियड में यहाँ से प्रेजेंट करते हैं तो टाइम पीरियड का आपका होता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड T आप लिखते हैं कितना 2π/L क्या होता है G के बराबर। अगर आपको एक्सप्लेन करना है कैसे, तो यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स से आप निकाल देंगे। जैसे देखो रिस्टोरिंग फोर्स जो आपका है ये बराबर होगा m ये और ये बराबर है mg sin थीटा। यह भी कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू हो गया साइन नेगेटिव होता है -b साइन थीटा, साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट हमारा y है लेस l है और स्मॉल एंगल आपका मेन पोजीशन से डिस्प्लेस है तो a की वैल्यू हो जाएगी -y/l। ठीक, और हम लोग का टाइम पीरियड का सिंपल कंडीशन में होती है y/a करोगे, यहाँ से y/a करेंगे, y/a की वैल्यू होगी dy y/a करेंगे, del y क्या हो जाएगा जी। किसी भी पार्टिकल का अगर पूछा जाता है तो एक्सीलरेशन होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम कहते हैं वो एसएचएफ करेगा। अगर कोई भी पार्टिकल मान लेते हैं, देखो जी कांस्टेंट है या कांस्टेंट, इसकी लंबाई कांस्टेंट है, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी तो a की वैल्यू -y, यही क्राइटेरिया होता है कोई भी पार्टिकल के एसएचएफ के लिए। Any particle can distribute as HL if its acceleration will be equal to negative sign of displacement, proportion to negative sign of displacement। अगर negative sign of displacement के proportion है, negative sign शो करता है बेटा जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी डिस्प्लेसमेंट की आपकी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा बट डायरेक्शन किधर होगा मेन पोजीशन की तरफ। तो ये एसएचएफ को प्रूव करता है, ये क्या करता है एसएचएफ को प्रूव करता है। अब यहाँ से करेंगे y/a कर लीजिए, अगर कोई y/a की वैल्यू बढ़ोगे तो y/a क्वेश्चन फर्स्ट y/a की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये देखो एल ऊपर जाएगा और नीचे आएगा g, तो l/g के बराबर होगा, l/g के बराबर होगा। अब टाइम पीरियड की जो
डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन के बराबर होता है। टाइम पीरियड होता है t = पाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन के बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग लिख रहे हैं, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सीलरेशन है, वैल्यू L/GT का बराबर t = पाई L/, ये नेगेटिव साइन केवल इंडिकेट करता था, तो वो डायरेक्शन आपका मीन पोजीशन की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं टाइम पीरियड क्या होगा सिंपल पेंडुलम का, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो नोट कर लीजिएगा उसे डायग्राम बना के, जल्दी से सुन लीजिए बेटा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जल्दी करो। रिवीजन करते हैं ना, तो फास्ट करिए, ठीक। मैक्सिमम चीज़ें बार बार रिपीट हो जाएंगी, नहीं तो फिर वही जाकर वहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जो चीज़ें कंफ्यूज हो रही हैं उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। यहाँ पे अब तो पता ही चल जाता है क्या चीज़ हमारी वीक भी है, उन चीज़ों को थोड़ा फोकस ज़्यादा कर लीजिए, ठीक। ओके बेटा, जल्दी करो। ओके, देखिए आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखो पहला लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिए संदर्भ में। पहला एम्पलीट्यूड, फर्स्ट एम्पलीट्यूड। देखो जो टाइम पीरियड होता है बेटा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड आया क्या, मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। कोई भी पार्ट के अगर SHM कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, टिल क्या पार्ट के स्क्यूट SHM, जब तक वो SHM को फॉलो कर रहा है तो, ठीक। तो लिख लीजिएगा टाइम पीरियड of simple pendulum is independent of, time period of simple pendulum is independent of amplitude, independent of amplitude as long as, मतलब तब तक, as long as its motion is simple harmonic, as long as its motion is simple harmonic, as long as its motion is simple harmonic, ठीक। जब तक उसका मोशन कैसा है आपका सिंपल हार्मोनिक है, तब तक उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा मास ऑफ बाप, सेकंड पॉइंट बनाइए, मास ऑफ बाप के क्या यहाँ पे टाइम पीरियड उसके बाप के मास पे कहीं आ रहा है क्या, बाप आपका मास आ रहा है टाइम पीरियड में, कहाँ आ रहा है, तब कहाँ से कर टाइम पीरियड जो होता है वो सिंपल पेंडुलम के बाप के मास पे डिपेंड आपका नहीं करता। तो लिख लीजिएगा टाइम पीरियड of simple pendulum is also independent of mass of the bob, also independent of, time period of simple pendulum is also independent of mass of the bob, ठीक। तीसरा लेंथ ऑफ द पेंडुलम, अगला लिखिए बेटा लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, हो गया। लिख लीजिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रूट एल, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, यानी कि टाइम पीरियड जैसे जैसे लेंथ आप बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, टाइम पीरियड की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू होगी लेंथ इंक्रीज करने के साथ साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है।
टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ क्या हो गया, एल के बराबर हो गया, हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिए, फिर क्या बातें करते हैं, ठीक है।